हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी विद रश्मि। आज की वीडियो में हम इंडियन पेनल कोड 1860 भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 14 के बारे में पढ़ने वाले हैं। अध्याय 14 सेक्शन 14, जिसमें धारा 268 से धारा 294 क, सेक्शन 268 से सेक्शन 294 ए तक वर्णित है। और यह अध्याय लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में बात करती है। सेक्शन 268 यह पब्लिक न्यूसेंस के बारे में बात करती है। पब्लिक न्यूसेंस, लोक न्यूसेंस, जिसे लोक उपताप या लोक अपदूषण के नाम से भी हम जान सकते हैं। धारा 268 के अनुसार वह व्यक्ति लोक न्यूसेंस का दोषी है जो कोई ऐसा कार्य करता है या किसी ऐसे अवैध लोप का दोषी है जिससे लोक को या जनसाधारण को आसपास में जो रहते हों या आसपास की संपत्ति पर जो अधिभोग रखते हों को कोई सामान्य क्षति, संकट या क्षोभ कारित हो, या जिसमें उन व्यक्तियों का जिन्हें किसी लोक अधिकार को उपयोग में लाने का मौका पड़े क्षति, बाधा, संकट या क्षोभ कारित होना अवश्यम भावी हो। तो धारा 268 के अनुसार पब्लिक न्यूसेंस या लोक उपताप का दोषी वह व्यक्ति होगा जो ऐसा कार्य कर रहा है या किसी ऐसे कार्य का अवैध लोप कर रहा है जिससे लोक या जनसाधारण को सामान्य क्षति, संकट या क्षोभ कारित हो रहा हो। और जनसाधारण को किस मामले में सामान्य क्षति, संकट या क्षोभ उत्पन्न हुआ हो, तो उनको आसपास में जो रह रहे हों वो आसपास की संपत्ति पर अधिभोग रखते हों, उसके अधिकार को उपयोग में लाने के लिए वो क्षति, बाधा, संकट या क्षोभ का शिकार हो रहे हों। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि लोक को या जनसाधारण को जो किसी लोक अधिकार को उपयोग में लाने का अधिकार रखते हैं, लेकिन उसे उपयोग में लाने में उन्हें क्षति, बाधा, संकट या क्षोभ उत्पन्न हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में ऐसा क्षति, ऐसी बाधा, ऐसा संकट उत्पन्न करने वाला जो व्यक्ति होगा वह पब्लिक न्यूसेंस, लोक उपताप का दोषी होगा। कोई सामान्य न्यूसेंस इस आधार पर माफ़ी योग्य नहीं है कि उससे कुछ सुविधा या भलाई कारित होती है। धारा 268 के अनुसार लोक उपताप या पब्लिक न्यूसेंस के बारे में हमने अभी जो भी समझा उसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक पब्लिक न्यूसेंस लोक उपताप के लिए क्या जरूरी है। तो सबसे पहली बात, एक अवैध लोप का दोषी होने का कोई कृत्य होना जरूरी है, मतलब ऐसा कोई कृत्य किया गया हो जो कि अवैध लोप का दोषी हो, ठीक है। और दूसरी बात, ऐसा कृत्य या अवैध लोप कोई सामान्य उपहति, संकट या संतापन उत्पन्न कर रहा हो, और किसे ये जो सामान्य उपहति, संकट या संतापन जो उत्पन्न हो रहा है वह किसे हो रहा है, किसी अवैध कार्य या अवैध लोप से, तो जनसाधारण को, या जनसाधारण को सामान्य रूप से जो पास पड़ोस में रहते हैं या संपत्ति का अधिभोग करते हैं, या आवश्यक रूप से उपहति
अवरोध, संकट या क्षोभ व्यक्तियों को कारित करे जिन्हें किसी जनसाधारण के अधिकार के प्रयोग का अवसर रहा हो। अर्थात कोई ऐसा कृत्य जो अवैध लोप हो, उससे जनसाधारण को सामान्य रूप से जो पास पड़ोस में रहते हैं या संपत्ति का अधिभोग करते हैं, उन्हें कोई सामान्य उपहति, संकट या संतापन उत्पन्न हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति को हम कहेंगे कि यहाँ पब्लिक न्यूसेंस, लोक उपताप हो रहा है। तो लोक उपताप के लिए समझ में आप समझ पा रहे होंगे कि क्या क्या आवश्यक तत्व हैं। पहला है कि कोई ऐसा कृत्य हुआ हो जो अवैध लोप हो, उस कृत्य में अवैध लोप हो और इससे किसी जनसाधारण को या पास पड़ोस में या संपत्ति का उपभोग करने वाले जनसाधारण को उनके सामान्य अधिकार के उपयोग में उपहति, संकट, संतापन, क्षति उत्पन्न हो रहा हो। धारा 269 सेक्शन 269 की तरफ बढ़ते हैं हम। जो उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलाना संभाव्य हो, इस संदर्भ में बात करती है। अगर हम चैप्टर 14 को अगर हम देखते हैं तो चैप्टर 14 में कई प्रकार के न्यूसेंस हैं। तो जो 268 सेक्शन है यह पब्लिक न्यूसेंस की बात कर रहा है और सेक्शन 269 से लेकर सेक्शन 289 तक लोक उपताप के विशिष्ट रूप दिए गए हैं। अलग अलग रूप हैं कि पब्लिक न्यूसेंस अलग अलग तरीके से कैसे किया जा सकता है। यह सेक्शन 269 से 289 तक अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग उपताप जो हैं वो डिफाइन हुए हैं। सेक्शन 269 उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो की बात करती है। सेक्शन 269 के अनुसार जो कोई विधि विरुद्ध रूप से या उपेक्षा से ऐसा कोई कार्य करेगा जिससे वह जानता या विश्वास करने का कारण रखता हो कि जीवन के लिए संकटपूर्ण किसी रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 269 को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। यहाँ कह रहा है कि संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलाना संभाव्य हो। उस व्यक्ति को यह पता है या उसके पास जानने या विश्वास होने का कारण है कि उसके कृत्य से जीवन के लिए संकटपूर्ण किसी रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य है, तो ऐसी अवस्था में 6 मास तक की अवधि या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसे एक एग्जाम्पल के तहत समझ सकते हैं। सेक्शन 269 के लिए एक एग्जाम्पल ऐसे हो सकता है कि कोई एक वैश्या है जिसने एक पुरुष को जिसने उसके साथ संबंध स्थापित इस व्यपदेशन पर किया कि वह किसी भी प्रकार के रोग से मुक्त है और रतिज रोग का उसने संचार कर दिया, तो ऐसी स्थिति में वह जो अनामक वेश्या है वह धारा 269 के अधीन रोग का संक्रमण फैलाने के लिए दायित्वाधीन होगी। सेक्शन 270 जो परिद्वेषपूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो की बात करता है। सेक्शन 270 के अनुसार यदि
जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलाना परिद्वेषपूर्ण तरीके से यह कार्य किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में 2 वर्ष तक की अवधि के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 279 क्वारंटीन के नियम की अवज्ञा की बात करता है। क्वारंटीन, अभी तो ये वर्ड बहुत ही फेमस हो गया है, मतलब फेमस क्या हो गया, जाना पहचाना वर्ड हो गया है क्वारंटीन। जब से कोविड आया, जब से ये कोविड-19 वायरस आया और लोग परिचित हुए इसकी प्रॉब्लम से, तो यहाँ से क्वारंटीन नामक जो वर्ड है वो समाज में निकल के हर कान तक पहुँच गया। यहाँ कह रहा है क्वारंटीन के नियम की अवज्ञा। अगर कोई क्वारंटीन के नियम की अवज्ञा करता है तो उसके लिए क्या दंड प्रावधान होगा, वह धारा 271 सेक्शन 271 बताती है। जो कोई किसी जलयान को क्वारंटीन की स्थिति में रखे जाने के या क्वारंटीन की स्थिति वाले जलयानों का किनारे से या अन्य जलयानों से समागम विनियमित करने के या ऐसे स्थानों के जहां कोई संक्रामक रोग फैल रहा हो और अन्य स्थानों के बीच समागम विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए और प्रख्यापित किसी नियम को जानते हुए अवज्ञा करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास है जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो क्वारंटीन का नियम था जब कोविड-19 आया था, तो उस टाइम पे जो भी व्यक्ति बाहर से आ रहा था उसे क्वारंटीन होने का नियम दिया गया था, और उस नियम की जो अवज्ञा करेगा उसके लिए जो सेक्शन 271 6 मास तक की सज़ा या जुर्माने या दोनों से दंड की बात करती है। यहाँ पे मैंने कणिका कपूर लिख रखा है क्वारंटीन के नियम के पास, आप देख पा रहे होंगे। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ था ना, जब कोविड-19 आया था शुरू में, तो कणिका कपूर ने इस रूल को इसका मतलब डिसोबे किया था, रूल अवज्ञा करी थी क्वारंटीन रूल का। पता ही होगा आप लोगों को, न्यूज़ तो सुनते ही होंगे। तो उस टाइम का ये लेटेस्ट केस था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया था। तो आप भी ना जब बेयर एक्ट पढ़ें, बेयर एक्ट क्या, आप कोई भी नोट्स पढ़ रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, मतलब अगर आप स्टडी कर रहे हैं और उसको आप कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर ऐसे भी स्टडी कर रहे हैं, तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी घटनाएं आपके दिमाग में आती हैं पहले की या लेटेस्ट, तो उसको आप ऐसे साथ में थोड़ा सा ऐसे शॉर्ट में कहीं पे नोट डाउन करते हुए चलिए, तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है आपको। और मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप बेयर एक्ट ओपन करके बैठे होंगे और आपके पास पेन पेपर होगा, मार्कर हाइलाइटर होगा। आप इस तरीके से जो भी वर्ड्स हैं, जिस तरीके से मैंने हाईलाइट कर रखा है, आप भी कर सकते हैं अपने बेयर एक्ट में। अगर आपको बेयर एक्ट को साफ़ सुथरा रखने का अगर मोह है तो आप मत करिए, लेकिन अगर आपको पढ़ना है और आप चाहते हैं कि आप जब भी पेज पलटें तो 2-4 शब्द आपको याद हो जाए, एक आध सेक्शन आपके दिमाग में बैठ जाए, तो आप इस तरीके से हाईलाइट करते हुए चलिए और पढ़ते रहिए। नोट्स आप ज़रूर बना रहे होंगे। अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हैं और आपको ये लग रहा है कि नोट्स कैसे बनाना है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप जो भी मैंने ये पढ़ा रखा है, अभी मैं आईपीसी की सीरीज़ लेके चल रही हूँ। आईपीसी के जो भी सेक्शंस हैं उसको कैसे पढ़ना है और कैसे उसको समझना है, उसके लिए मैंने एक पूरी ये सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। आगे भी मैं, और जब मेरा ये आईपीसी सेक्शन 511 तक कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट सब्जेक्ट उठाएंगे और फिर हम उसको आगे ऐसे पढ़ाते हुए चलेंगे। तो आपको इससे ये बेनिफिट होगा कि आप वीडियो ओपन करिए, सेक्शन 1 से लेकर के अब जितने भी सेक्शंस पढ़ाए हुए हैं मैंने सीरियल लाइन से उसको प्लेलिस्ट में भी अरेंज कर दिया है। आपके लिए मेहनत बिल्कुल छोड़ा ही नहीं है कुछ भी। आप चैनल ओपन करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सेक्शन 1 से लेकर के सारे सेक्शंस जो है वो कंटिन्यू मिलेंगे।
आप सुनते रहिए, उसका नोट्स तैयार करते रहिए, और जब ये पूरी सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी तो आप देखिएगा कि आपके पास कितना सुंदर नोट्स तैयार हो गया है। आपको अलग से कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, और उस नोट्स को आप 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ते रहिए, बार बार रिवीजन करते रहिए, और वीडियोस को आप जितने बार मन करे देख सकते हैं। तो फ़ायदा आपको क्या होगा ये आप खुद ही महसूस करेंगे। बहरहाल हम सेक्शन 272 की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो विक्रय के लिए आश्रित खाद्य या पेय का अपमिश्रण के बारे में बात करती है। धारा 272 के अनुसार जो कोई किसी खाने या पीने की वस्तु को इस आशय से कि वह ऐसी वस्तु को खाद्य या पेय के रूप में बेचे, या यह संभावित जानते हुए कि वह खाद्य या पेय के रूप में बेची जाएगी, ऐसे अपमिश्रण करेगा कि ऐसी वस्तु खाद्य या पेय के रूप में अपायकर बन जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 272 धारा 272 कि खाने पीने की कोई वस्तु है, और कोई व्यक्ति जो है वह इस आशय से कि उसे वह खाद्य या पेय के रूप में बेचेगा, और यह जानते हुए कि यह इसे बेचा जाना है, उसके बाद भी वह उसमें अपमिश्रित करता है, तो उसके अपमिश्रित करने से वह खाद्य या पेय जो है वो अपायकर बन जाती है। तो ऐसी स्थिति में उसे 6 मास तक के कारावास या जुर्माना जो कि 1000 रुपये का होगा, या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश के लिए जो राज्य संशोधन है वह यह कि जो यह 6 मास की अवधि और 1000 रुपये तक की बात है, इसको प्रतिस्थापित किया गया है आजीवन कारावास और जुर्माने से। ये जो राज्य संशोधन होता है ये राज्य में जैसे उत्तर प्रदेश राज्य का संशोधन है ये, तो धारा 272 क्या कह रहा है कि अगर कोई खाद्य या पेय में उसे अपायकर बनाने के लिए अपमिश्रण करता है, और यह जानता है कि उसे आगे बेचा जाना है, और तो ऐसी स्थिति में उसे 6 मास तक की अवधि या 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य संशोधन के अनुसार यह आजीवन कारावास और जुर्माना में प्रतिस्थापित कर दिया गया है। धारा 273 अपायकर खाद्य या पेय का विक्रय। सेक्शन 273 के अनुसार जो कोई किसी ऐसे वस्तु को जो अपायकर कर दी गई हो या हो गई हो, या खाने पीने के लिए अनुपयुक्त दशा में हो, और यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह खाद्य या पेय के रूप में अपायकर है, खाद्य या पेय के रूप में बेचेगा, या बेचने की प्रस्थापना करेगा, या बेचने के लिए अभिदर्शित करेगा, तो ऐसी स्थिति में 6 मास तक की अवधि के कारावास या जुर्माना जो कि 1000 रुपये का होगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश राज्य संशोधन में यह 6 मास की अवधि के कारावास और 1000 रुपये के जुर्माना को आजीवन कारावास और जुर्माना से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। धारा 274 औषधियों का अपमिश्रण। अगर औषधियों के अपमिश्रण का अपराध हो रहा है, तो ऐसे अपमिश्रण करने वाले व्यक्ति को 6 मास तक की अवधि के कारावास या जुर्माना जो कि 1000 रुपये का होगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश राज्य संशोधन के अनुसार इसमें भी वही है, 6 मास जो है वह आजीवन कारावास से अंतः स्थापित कर दिया गया है। और धारा 275 या अपमिश्रित औषधियों का विक्रय। धारा 274 जो है वो औषधियों का अपमिश्रण, औषधि का अपमिश्रण करने के अपराध की बात करता है। और धारा 275 की जो औषधि का अपमिश्रण कर दिया गया है उसका विक्रय करना। पता है कि यह अपमिश्रित औषधि है, फिर भी उसका विक्रय करने का अपराध करता है तो 6 मास की अवधि का कारावास या जुर्माना जो कि 1000 रुपये का होगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश राज्य संशोधन के अनुसार 6 मास की अवधि जो है वह आजीवन कारावास से प्रतिस्थापित किया गया है। धारा 276 औषधि का भिन्न औषधि या निर्मिति के तौर पर विक्रय। तो सेक्शन 276 के अनुसार जो कोई किसी औषधि या भेषजीय निर्मिति को भिन्न औषधि या भेषजीय निर्मिति के तौर पर जानते हुए बेचेगा या बेचने की प्रस्तावना करेगा या बेचने के लिए अभिदर्शित करेगा या औषधीय प्रयोजनों के लिए औषधालय से देगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1000 रुपये का होगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश राज्य संशोधन के अनुसार यह 6 मास जो है यहाँ भी प्रतिस्थापित है आजीवन कारावास से। धारा 277 लोक जल स्रोत या जलाशय का जल कलुषित करने के संदर्भ में बात करती है कि जो कोई व्यक्ति किसी लोक जल स्रोत या जलाशय के जल को स्वेच्छया इस प्रकार भ्रष्ट या कलुषित करेगा कि वह उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए वह मामूली तौर पर उपयोग में आता हो कम उपयोगी हो जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 500 रुपये का जुर्माना होगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 277 के अनुसार लोक जल स्रोत या जलाशय का जल कलुषित करने का अपराध अगर कोई करता है तो उसे 3 मास तक की अवधि का कारावास या 500 रुपये के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 278 यह वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनाने वाले अपराध के विषय में बात करता है। वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनाना। सेक्शन 278 के अनुसार जो कोई किसी स्थान के वायुमंडल को स्वेच्छया इस प्रकार दूषित करेगा कि वह जनसाधारण के स्वास्थ्य के लिए जो पड़ोस में निवास या कारोबार करते हों या लोकमार्ग से आते जाते हों अपायकर बन जाए तो ऐसे अपराध के लिए 500 रुपये जुर्माने से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 279 यह लोकमार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाने या हाँकने के विषय में बताती है कि यदि लोक मार्ग पर कोई व्यक्ति उतावलापन या उपेक्षा से कोई वाहन चलाएगा या सवार होकर हाँकेगा जिससे मानव जीवन जो है वह संकटापन्न हो जाए या इससे किसी अन्य व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित होना संभाव्य हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की होगी या जुर्माना जो कि 1000 रुपये तक का होगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। उतावलापन तथा उपेक्षापूर्ण चालन के विषय में जानते हैं। एक केस है राज्य दिल्ली प्रशासन बनाम देश राज 2007 का केस है ये।
इसमें बताया गया कि जब मृतक बस स्टॉप पर बस की प्रतीक्षा कर रहा था, उसी अभियुक्त बस के चालक द्वारा, जिसकी पहचान प्रबल साक्ष्य द्वारा साबित की गई थी, ठोकर मार दी गई थी। अभियुक्त की दोष सिद्धि उपयुक्त, क्योंकि दंड उतावलापन, इस विज्ञता के साथ कार्य करना की अविधिक परिणाम होगा, क्योंकि यहाँ पे जानबूझकर उसने उतावलापन में यह जानते हुए कार्य किया ना कि इसका जो परिणाम है वो इलीगल है। तो उतावलापन तथा उपेक्षापूर्ण चालन, उतावला तथा उपेक्षापूर्ण चालन से संबंधित केस आप याद रखेंगे। राज्य दिल्ली प्रशासन बनाम देश राज्य। सेक्शन 280 धारा 280 यह जलयान का उतावलेपन से चलाना संबंधी अपराध के बारे में बताती है कि ऐसे अपराध के लिए 6 मास तक की अवधि का कारावास या 1000 रुपये के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। और धारा 281 यह भ्रामक प्रकाश चिन्ह या बोए का प्रदर्शन के संदर्भ में बात करती है। धारा 281 के अनुसार जो कोई किसी भ्रामक प्रकाश चिन्ह या बोए का प्रदर्शन इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए करेगा कि ऐसा प्रदर्शन किसी नौ परिवाहक को मार्ग भ्रष्ट कर देगा, तो वह ऐसी स्थिति में 7 वर्ष तक की अवधि या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 282 जो अक्षेमकर या अति लदे हुए जलयान में भाड़े के लिए जल मार्ग से किसी व्यक्ति का प्रवहन के अपराध के संदर्भ में बात करती है। धारा 282 के अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति को किसी जलयान में जल मार्ग से जानते हुए या उपेक्षापूर्वक भाड़े पर तब प्रवहन करेगा या कराएगा जब वह जलयान ऐसी दशा में हो या इतना लदा हुआ हो जिससे उस व्यक्ति का जीवन ही उसका संकटापन्न हो जाए, तो ऐसी स्थिति में वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 6 मास तक की होगी, या जुर्माना जो कि 1000 रुपये का होगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। और धारा 283 यह लोक मार्ग या नौ परिवहन पथ में संकट या बाधा उत्पन्न करने संबंधी अपराध के विषय में बात करती है। ऐसे अपराध के लिए जुर्माना जो कि 200 रुपये का होगा से दंडित किया जाएगा। इस वीडियो में आपने अध्याय 14 चैप्टर 14 को सेक्शन 282 तक पढ़ा। आगे के वीडियो में हम और आगे के सेक्शंस को कवर करेंगे, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, और साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी करते रहिए, जिससे मुझे और पढ़ाने में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। नोट्स आप बना रहे होंगे, हाइलाइटर, बेयर एक्ट, ये सब आपके पास होगा। और अगर आपके पास बेयर एक्ट नहीं है तो भी मैंने हर सेक्शंस पढ़ाया हुआ है, ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं है जो मैंने छोड़ा हो या उसको एक्सप्लेन नहीं किया हो। तो आप बिना बेयर एक्ट के भी आप सिर्फ इस वीडियोस के माध्यम से नोट्स बनाते हुए भी बेयर एक्ट को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए थैंक यू।